नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं के उपाध्याय। आज बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त दमखम दिखाया है। 72 में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीते हैं। बाकी 5 पर समाजवादी पार्टी और 1-2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। इन चुनावों से यह तो साफ हो गया कि पंचायत चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को नई ऑक्सीजन दे दी है। समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि पंचायत चुनाव में उनके सदस्य ज्यादा जीत कर आए हैं, लिहाजा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी इनके ही प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, सारा खेल बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई उसके तहत पूरा खेल फोकस रहा निर्दलियों के ऊपर। 1000 प्रत्याशी निर्दलीय जीत के आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के जरिए पूरी रणनीति दिखाई और 1000 निर्दलीय प्रत्याशियों को और बाकी सारे गणित मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बैठा लिए। 65 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 उनके सहयोगी दल के हैं। निर्दलीय में जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी जीती है, प्रतापगढ़ से राजा भैया की जनसत्ता पार्टी ने जीत दर्ज की है और बागपत से माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय लोक दल की ममता जयकिशोर जीती है। यहां पर भी बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ था। ममता जयकिशोर सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं, दोपहर होते होते वे रालोद के खेमे में चली जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी पेश करती हैं और वे चुनाव जीत जाती हैं। तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की ये चुनाव या भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत विधानसभा चुनाव के भी आने वाले संकेत हैं? क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी यही दमखम दोहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के पास किस तरह की रणनीति है, किस तरह की रूपरेखा है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी जल्द ही जुड़ेंगे। आज बात शुरू करते हैं मनोज यादव जी से। मनोज यादव जी, आज आपसे बातचीत इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के या जिला पंचायत के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया था कि उसने जनाधार पा लिया है और उसके प्रत्याशी सर्वाधिक जीत के आए हैं। माना भी यही जा रहा था कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उसके जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह रही, कहां चूक हो गई, रणनीति में कहां विफलता रही? मनोज जी। देखिए उपाध्याय जी, अगर चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा होता, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता के आधार पर चुनाव हो रहा होता, तो पार्टी जिस तरह से नंबर 2 पे रही थी और एक बेहतर राजनीतिक दल, चूंकि निर्दलीय में तो सभी दलों के लोग थे, तो उसको आप अगर इस तरह विश्लेषण करेंगे कि सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष कम बनते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात होती कि जो बात कही जा रही है और उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि यह चुनाव बीजेपी से नहीं था, चुनाव डीएम और एसपी से था। जिस तरीके से कल मर्यादाएं तार की गई, जिस तरीके से हारी हुई सीटों को बीजेपी ने जिता लिया। मैं लखनऊ का उदाहरण देता हूं, मैं वहीं था, कलेक्ट्रेट में ही था, मेरे सामने की बात। हमारे 25 सीटें थी, हमारे पास 13 थे, बीजेपी के पास 12 थे। जानते हैं, उनके 14 हो गए, हमारे 11 रह गए। कैसे ये जादू हो गया? इस जादू को समझना पड़ेगा ना, इस जादू को बीजेपी को बताना पड़ेगा जनता को कि आखिर कौन सी चीज है ऐसी जिसके दम पे वो इस तरह का जादू कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई, हमारे प्रत्याशी को वहां पे हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया, अंदर जो एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उसके साथ साथ हमारे सदस्यों को अंदर कमरे में कलेक्ट्रेट के तमाम एम्प्लॉइज ने और जो बीजेपी के कार्यकर्ता था उन लोगों ने बंद करा दिया उन लोगों। तो आप सोचो ना क्या हुआ, 2-2 घंटे के लिए सदस्य बंद, पर्चा फाड़ दिया जाए, नामांकन न करने दिया जाए। तो इस तरह की जीत बीजेपी को मुबारक, क्योंकि लोकतंत्र में एक और सी लाइन को हम हमेशा जीवित रखते हैं कि अगर जहां विपक्ष मजबूती से लड़ना चाह रहा है, निश्चित तौर पर उसको लड़ने देना चाहिए। लेकिन खैर, योगी आदित्यनाथ के पास बचा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बचा है कि वो किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारी पार्टी में ऑल इज वेल है और जनता के बीच में ऑल इज वेल है, उसके आधार पर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। खैर, मैं उनको मुबारकबाद पुनः इसलिए दूंगा
कि उन्होंने अपने कपड़े खुद नोच लिए, शुचिता की बात करते थे, राजनीति में एक शिष्टाचार की बात करते थे, राजनीति में ये कहते थे लगातार कि जो अन्य पार्टियां हैं, पार्टियों से डिफरेंट पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी की पार्टी है। कल योगी आदित्यनाथ ने अपना कुर्ता, अपनी लुंगी और अपना वो जो चोला पहनते भगवा स्वयं उतार के अपने आप को दिखा दिया यूपी की जनता के सामने, विपक्ष के सामने, कि देखो मैं कितना नंगा हूं। इससे बड़ा मेरे ख्याल से उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। मनोज जी, आपके सारे आरोपों को अगर सही मान भी लिया जाए तो फिर क्या वजह रही कि आप अखिलेश यादव ने जिस दिन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीतकर आए थे, 11 लोगों को, 11 जिलाध्यक्षों को पद से हटा दिया। अगर सब कुछ डीएम और एसपी ही कर रहे थे तो जिलाध्यक्षों पर गाज क्यों गिरी? फिर इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की रणनीतिक चूक थी कहीं। उन 11 जिलाध्यक्षों को क्यों हटाया गया? इस्तीफा क्यों, सॉरी, उनको हटाया क्यों गया, बर्खास्त किया गया बल्कि उन्हें? ठीक है उपाध्याय जी, आप तो 11 जिलों को विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपको वो वाली बात तो पुरानी हो गई, नई बात आपको बता रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण रोचक घटना आपको बता दूं। 2000 जब नेताजी की सरकार 2003 में बनी और तब से लेके अब तक समाजवादी पार्टी का 2 बार शासनकाल रहा है और मायावती जी का 1 बार शासनकाल रहा है और बीजेपी का ये है, यानी 4 सरकारें हो गई। और जो सरकार जितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाती है अगली बार वो उतनी बुरी तरीके से हारती है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, जिस तरीके से मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए उनकी हार बुरी तरीके से हुई। नेताजी पहले वाले टर्म में उन्होंने बनाए, उनकी भी हार हुई। और फिर समाजवादी पार्टी के लगभग 63 अध्यक्ष थे, हमारी भी हार हुई। अब सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बना है वो बीजेपी का बना है 67 का। तो इनकी हार हमसे भी बड़ी होने जा रही। ये अस्सी के उपाध्याय जी में आपको महत्वपूर्ण मतलब ये 2 दशकों का विश्लेषण है और ये तय मान लीजिए, इसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं। खैर, सत्ता का चुनाव होता है, इस पे अगर मैं कहूं कि सत्ता के चुनाव की बीन की धुन पे योगी जी मस्त नाच रहे हैं तो उनको फिर पुनः मुबारकबाद तीसरी बार मैं देता हूं। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के आलोक वर्मा जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी से जान लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से आपके दोनों के संयुक्त जवाब लेंगे। सुरेंद्र जी, कांग्रेस को क्या हो गया? रायबरेली, अमेठी, जो कांग्रेस के इलाके थे वहां भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या ऐसी क्या वो रहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर तो नहीं थी कभी? उपाध्याय साहब, एक बड़ा पुराना सा शेर है, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। 2-3 बातें बड़ी साफ साफ हैं। एक चीज जान लीजिए कि जब चुनाव जो है, हम तो समझते हैं कि 2 तरीके से चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव जनता में हुआ है और जनता में चुनाव विपक्ष जीता है, भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने भी विश्लेषण किया, सारे मीडिया के मतलब गोदी मीडिया के भी बंधुओं ने विश्लेषण किया था कि भाजपा के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई है। जो जनता में सदस्य जीते हैं वो भाजपा के कम जीते हैं, सपा के विपक्ष के ज्यादा जीते हैं। और सपा के लगभग 900 के आसपास थे, हमारे 300 के आसपास थे, बसपा के भी शायद 400 या 500 के आसपास। इस तरीके से लोग जीते। निर्दलीय सबसे ज्यादा जीते थे, वो सारे दलों के थे। लेकिन जब इनडायरेक्ट चुनाव हुआ, जब चुनाव को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, प्रशासन ने डीएम को, एसपी को, दरोगा को, तहसीलदार को, कानून गो को और सिपाही को दे दिया, उसके बाद इनडायरेक्ट चुनाव में ये काहे को बेवजह 65-267 की बात कर रहे हैं? इन्हें 75 की 75 जीत लेनी चाहिए थी। सच बात यह है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन का रुपए का 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का नंगा नाच हुआ है, उसको आप भी जानते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती है। फिर उसके बाद बात आने लगती है कि साहब पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था। हाँ, होता था, निश्चित तौर पर होता था। कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। आप 2015 की बात करेंगे, आप 2011 की बात करेंगे कि भाई बसपा ने सिर्फ 3 सीटें जीतने दी थी विपक्ष को, आप कहेंगे समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इतनी सीटें जीतने दी थी। अरे भाई, दूसरे के गलत कामों के पीछे आप शिखंडी अपने आप को अगर बनाना चाहते हैं दूसरे के गलत कामों को, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। जनता ने तो ये कहा था कि आप ईमानदार प्रशासन दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए,
अच्छी बिजली दीजिए, अच्छा पानी दीजिए, लेकिन आप तो वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे। डीएम और एसपी के जरिए जो जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं के उपाध्याय साहब, आपका पत्रकारिता का कैरियर है, वो डीएम और एसपी के लिए जवाबदेह होंगे, ना तो जनता के लिए जवाबदेह होंगे, ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्रों के लिए जवाबदेह होंगे। तो आने वाले समय में ठीक है, इसका जवाब हम भाजपा के आलोक वर्मा जी से ले लेते हैं। आलोक जी, दोनों ही लोगों को आपने सुना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही कमोबेश ये कहना है कि डीएम और एसपी के दम पर यह चुनाव जीता गया है। जनता में आप चुनाव हारे हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के जरिए जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा ने अपना परचम फहराया है। आलोक जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा दूसरा सवाल इसी से लगता हुआ, मनोज यादव जी का कहना है कि जब जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जिस भी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जीते हैं, उसकी अगले विधानसभा चुनाव में हार हुई है। तो क्या विधानसभा चुनाव के लिए जो भाजपा ऑक्सीजन मान रही है जिस चुनाव को, तो वो क्या कहीं भाजपा के लिए उल्टा ना पड़ जाए? आलोक जी, इन दोनों के जवाब आपसे। जी, मैं दोनों का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बातें हैं, बातों का क्या। कांग्रेस के हमारे साथी हैं, उनको नहीं पता कि अजय कुमार लल्लू जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका क्षेत्र है कुशीनगर, वहां वो हार गए। राहुल गांधी के क्षेत्र में वो हार गए, रायबरेली के क्षेत्र में वो हार गए। और मित्रा मोना जी हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं, उनके इलाके में वो भी हार गए। क्यों हार गए? कभी उनको मंथन करना चाहिए अपनी हार पर। उनको समझना चाहिए कि क्या कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से। वो केवल ट्विटर की राजनीति होती है क्या? छत पर बैठकर चिड़िया उड़ा देने से क्या राजनीति होती है? उनको ये समझना चाहिए। और हमारे अखिलेश यादव सरकार को भी, अखिलेश यादव जी को भी समझना चाहिए, समाजवादी पार्टी सरकार को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई थी। अखिलेश जी ने सरकार तब बनाई थी जब वो जमीन पर उतरे थे, अपनी एक नई छवि पैदा की थी। लेकिन 4-4.5 साल में उन्होंने क्या किया? कोरोना पीरियड में उन्होंने क्या किया? 1.5-2 साल में वो कहाँ छिपके रहे? जब योगी आदित्यनाथ जी सड़कों पर नजर आए, भारतीय जनता पार्टी जब सड़कों पर नजर आई, तब 1.5-2 साल कोरोना की जो महामारी थी उसमें अखिलेश यादव जी घर में छिपे थे, खो में चले गए थे, किसी सुरंग में जाके छिप गए थे, किसी बंकर में चले गए थे। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनसे भी मिलना गवारा नहीं करते थे। आम आदमी की पार्टी छोड़ दीजिए, 1.5-2 साल की पार्टी छोड़ दीजिए, पिछले 4.5 साल की बात मैं करूंगा। अखिलेश यादव जी कभी सड़क पर नजर में नहीं आए। पाकिस्तान मेरी भी पत्रकारिता में बीता है और शुरुआती दौर में ही मुझको बताया गया था कि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत शानदार रोल होता है। विपक्ष का रोल यह होता है कि जब कोई विपदा आती है सरकार के सामने या देश के सामने, प्रदेश के सामने, तो सरकार के साथ मिलकर के रास्ता तलाशती है, काम करती है। और जब कभी सामान्य दिन होते हैं और सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर पाती, तो विपक्ष का रोल होता है कि सरकार के ऊपर निशाना भी साधे, सरकार को सही रास्ता भी दिखाए और सरकार के साथ बैठे भी, ताकि जनता का कुछ भला हो सके। लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्या किया? सरकार जब उनकी गई, उसी के बाद लगातार वो घर में बैठे रहे, एसी रूम की राजनीति करते रहे। कभी उनका ट्वीट मुझे दिखाई पड़ जाता था। उसकी क्या इस देश में, इस प्रदेश में चिड़िया उड़ा के राजनीति की जाएगी? चिड़िया उड़ा के जो राजनीति समाजवादी पार्टी साथियों ने की है, उसी का नतीजा है कि आज हम कहाँ पर हैं। आज हम 67 सीटों पर हैं और केवल 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई है। और उन इलाकों में सिमट गई है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, चाहे संभल हो, फिरोजाबाद हो, कन्नौज हो। अनेक इलाके हैं जो समाजवादी पार्टी के अपने घर माने जाते हैं। वहां पर आज समाजवादी पार्टी नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। आज फंक्शन चल रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, अखिलेश यादव जी बैठे होंगे। निश्चित रूप से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी उनको बहुत कुछ बताना होगा। उनका जो पूरा गैंग था, उनका जो कुर्बानी गैंग था, जो उनकी सेकंड लेयर थी, उनको आज समझाएगी कि जो हसीन सपना उन्होंने दिखाया था, जो मुंगेरी लाल के सपना अखिलेश यादव जी को आ रहे थे कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जीतेंगे, और पिछले कई दिनों से जिस तरीके के दावे वो कर रहे थे, हकीकत में क्या हुआ उनको समझाना होगा। एक ही आरोप है कि हमने शासन की सहायता दी, लेकिन यही कुछ आरोप होता है। जो हारने वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके पास यही कुछ रहता है, आत्ममंथन। मेरा ये कहना है, सीधी बात है कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन के जरिए उनको पता चलेगा कि पिछले 4-4.5 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया, जब जनता को उनकी जरूरत है। ठीक है आलोक जी, आपकी इस बात पे हम मनोज यादव जी से ही पूछ लेते हैं। मनोज जी, आलोक जी का ये कहना है कि ये सब आप भी ऐसा ही करते आए हैं। दूसरी बात, ये जो सपा का जो गढ़ था, अभी आलोक जी बता रहे थे कि सपा का जो गढ़ था, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, यहां भी सपा कुछ खास नहीं कर पाई। इटावा में जरूर समाजवादी पार्टी ने निर्विरोध चुनाव जीता है। जब आप ये आरोप लगाते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था,
तो फिर इटावा में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया उनके सामने? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष हुआ है। मनोज जी, देखिए, प्रवक्ता शब्द जो होता है, जो मैं जहां तक समझता हूँ कि उपाध्याय जी बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग होता है, एक तात्कालिक जवाब देने की क्षमता रखने वाला पद होता है। लेकिन बड़ा हास्यप्रद हो गया अब कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को बड़ा सस्ती ट्रेनिंग दी जाती है, और वो भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे सिर्फ उंगली उठाने की बात की जाती है। मैं कहता हूँ, आप सरकार में हो, आपको जनता ने जवाबदेह बनाया है, तो आप अपनी जवाबदेही में को आप अपने काम बताओ। आपके तो अखिलेश जी क्वारंटाइन हो गए, अखिलेश जी इसमें है, अखिलेश जी उसमें। ये मेरे ख्याल से आपकी बुद्धिमत्ता को, जो हमारे पैनल में साथी हैं, वो आप इस ट्रेनिंग से दूर हटे, बेहतर रहेगा। आप अपनी बात बताएं, निष्पक्षता के साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ अथवा नहीं हुआ। पूरे उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया। अगर ये कहते तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आती कि निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा। यानी कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस बार हुआ वो निष्पक्ष नहीं था। मैंने उस शब्द का उपयोग किया कि योगी जी ने स्वयं अपना कुर्ता उतार दिया, स्वयं अपनी लुंगी उतार दी, कहा देखो हम कितने ज्यादा निवस्त्र हैं आप लोगों से राजनीति में। आप लोगों ने तो जो पहलू, जो लाइनें, जो बॉर्डर्स क्रॉस किए, उससे कई गुना आगे हम चले गए। लेकिन इटावा की बात की, इटावा में निर्विरोध हुआ। अरे निर्विरोध तो हमारे कई सारे जिलों में हो जाते, लेकिन शायद वहां उनकी हिम्मत नहीं थी, आजमगढ़ में उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम फिर एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ट्रेंड को उस हम पुराने दौर में नहीं ले जाना चाहते। अगर पुराने दौर में जाएंगे, और आप बता रहे ना हम जमीन पे नहीं उतरे, हम अयोध्या से जमीन पे उतरे थे, इतने पन्ने निकल के आए हैं कि आप लोग मुंह पता नहीं कहाँ छुपाए बैठे हैं, किस गांव में कहां तो मटके में घुस के बैठ गए, या कौन से राजा हरि दशरथ आएंगे तब उस मटके को फोड़ेंगे तो आप निकलेंगे और कहेंगे अरे ना 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 ना, हम तो जवाब देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। तो आप पहले, हम जब जमीन पर उतरेंगे आप एक्सपोज हो जाओगे आलोक जी, और बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन आपकी जवाबदेही, मुझे लगता है, जो मेरी आत्मा मेरे कौन से चलाव करके ये बात कहते हैं कि आपकी जवाबदेही शून्य है, आप जवाबदेह नहीं है। अगर जवाबदेह होते तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें की जाती। मनोज जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपने थोड़ा लेट जुड़े हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबका ये कहना था कि ये चुनाव प्रशासन ने लड़ा है। तो ये आरोप कहां तक सही है? दूसरी बात, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पंचायत की इस जीत से क्या भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिल गई है? क्या विधानसभा चुनाव की ये आहट है? क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट करके बधाई दी है योगी जी को, उससे यह जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए अब एक टेम्पो बनाने की कोशिश करेगी। शरद जी, आपका क्या विश्लेषण है? ऐसा है उपाध्याय जी, मेरी नजर में तो ये जिसको चुनाव कहा जा रहा है, ये काश ये चुनाव होता है जहां पे निष्पक्षता से लोग वोट डालें, किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी तरह का दबाव ना हो, तब चुनाव कहा जाता है। दुर्भाग्य है ये कि हमें इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया कहते हैं। लोकतंत्र के नाम पे तो ये जो है बिल्कुल ये मजाक है। और इसके लिए खाली भाजपा दोषी नहीं है, इसके लिए और सरकारें भी। देखिए, शुरुआत तो करी गई थी जब ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लेके आए थे राजीव गांधी, वो महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि सरकार को बिल्कुल ग्रास रूट स्तर पे ले जाएं और जिस तरह गांव वालों को अधिकार मिले कि वो अपने फैसले खुद ले पाएं, अपने गांव में क्या विकास करना है, कैसे करना है, उसकी फंडिंग उस तरह उनको डायरेक्टली मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई जो शुरू में ही हुई कि पंचायत के मेंबर्स का तो चुनाव सही था कि डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट कर रही थी, लेकिन ये अध्यक्षों को जो इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया गया, सारी कुरीतियां वहीं से शुरू हो गई। धन, बल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग खुलेआम होने लगा और जो भी सरकार पावर में रहती रही उसने भरपूर इसका इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि जो पार्टी पावर में होती थी, जितने उसके मेंबर्स नहीं इलेक्ट होते थे, उससे ज्यादा
ज्यादा अध्यक्ष बन जाते थे, क्योंकि पैसे की खरीद फरोख्त ये करती रही और सरकारें भी। मेरा मानना है कि चाहे मायावती रही हो तो बसपा के लोग जीतते थे अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी थी तो उनके अध्यक्ष जीतते थे। लेकिन अच्छा, समय के साथ क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोकतंत्र धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है, पूरे देश की समस्या है ये, और पैसे का और बल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है समाज में और हमारे इस बड़े लोकतंत्र में। तो आज की डेट में जब भाजपा का शासन है तो इतनी ज्यादा इस बार हुई है, यही चीजें, ये कुरीतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब आंख की शर्म भी नहीं रही। किसको नहीं पता है कि किस तरीके से जीता गया है चुनाव? उसके बाद भी प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं और अमित शाह बधाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वाह वाह कर रहे हैं अपनी। तो क्या उनको सबको मालूम नहीं है? क्या पब्लिक को नहीं मालूम है किस तरह से जीता गया है? लेकिन शरद जी ये तो मानते हैं ना, शरद जी ये तो मानते हैं ना कि जीत तो जीत होती है, और जाहिर है कि इस जीत के संकेत आगे तक जाएंगे विधानसभा चुनाव में। ये इसको जी इसका असर विधानसभा पर, यही कारण है, ये जो मैंने पूरा जो बैकग्राउंड दिया है, यही कारण है कि इसका असर विधानसभा चुनाव पे कतई नहीं पड़ने वाला। ये सबके खुद अंदर अंदर खुश हो लें, और खासतौर से ये जो बधाइयां और ये जो एक्सचेंज की जा रही हैं, ये शायद इसलिए कुछ ज्यादा की जा रही है क्योंकि हाल में मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में काफी तनातनी चल रही थी। सबको मालूम है, दिल्ली से तमाम नेता आए, आरएसएस के तमाम नेता आए, इनको दिल्ली बुलाया गया। बाद में ये तय हुआ कि नहीं साहब अभी रहेंगे, चुनाव यही कराएंगे। उसमें क्या किसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या नहीं दिया, ये सारी बातों पे बड़ी मतलब इसमें कुछ खुला खेल फरोख्ताबादी हो गया आज की डेट में। ये बात ठीक है, आप कहिए कि सब ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो नहीं। बीजेपी हमेशा कहती थी कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, हम औरों की तरह नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो और भी जोर शोर से हम खुद स्वयं मानते थे जब ये बने हैं कि भाई इनकी बाकी कुछ भी चीजें आलोक जी, शरद जी का कहना है कि हम भाजपा ये कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस, और अब सभी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव धन बल और प्रशासन के बल पर जीता गया है। आलोक जी, आखिर वस्तु स्थिति है क्या? और क्या अगर कहीं ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से बसपा ने चुनाव जीते जिला पंचायत अध्यक्ष के, उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो कहीं ये काल चक्र इसी तरीके से तो नहीं घूम रहा है? आलोक जी नहीं, देखिए, जो इलेक्शन हमने जीता है कोई अपनी भी नजर से तो हमें देखेगा, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। शरद जी ने जो बातें कही है, मैं तो बहुत गौर से सुन रहा था, उनकी बातों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारी जीत कैसे हुई है इस पर जरूर प्रकाश डाल सकता हूँ। 3050 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, इसमें 1000 से ज्यादा जो है निर्दलीय सदस्य जीते थे। हमने कोशिश किया उनको अपने साथ लेकर आए, वो हमारे साथ आए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जमीनी स्तर पर हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी, कुछ लोगों को हमने समर्थन दिया, बहुत सारे बागी भी हुए, और जब वो जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। निर्दलीयों का हमने समर्थन लिया, उन पार्टियों का हमने समर्थन लिया। और माफ करें, समाजवादी पार्टी जो हारते हुए देख रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और जो हमारी खंड जीत हुई है तकरीबन सभी इलाकों में, उस जीत की वजह कहीं ना कहीं यही है। आप अपनी नजर से देखिए, आप कहिए कि सत्ता प्रतिष्ठान का सहयोग था, आप कहिए कि हमने दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया था, ये आपका नजरिया हो सकता है। लेकिन हकीकत में ये केवल बातें हैं, आप हकीकत में कुछ नहीं दिखा सकते। बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन हकीकत में ये हुआ है कि आपको पता ही नहीं चला कि जमीन से क्या हुआ। जमीन पे हमारे सत्ता प्रतिष्ठान ने और संगठन ने साथ मिलकर के काम किया। हमारे विधायक, हमारे सांसद जमीन पर उतरे, हमारा संगठन जमीन पर उतरा। और आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय आप हवाई थे, आप हवा की राजनीति कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के जो पैसादारों ने अपने मुखिया को कहा कि वो जीत रहे हैं, जमीन पर उतर के देखा ही नहीं कि हालात क्या हो गए। अगर हमारा दोष था तो आपने 11 लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया साहब? अगर सरकारी मशीनरी का दोष था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का दोष था, तो आपने सिपाही बाहर क्यों निकाल रहे हैं? और ऐसे वक्त में जब 6 महीने बाद एक दूसरा इलेक्शन आने वाला है, बड़ा इलेक्शन आने वाला है, जाहिर सी बात है दोष हमारा नहीं है। आप अपने सिपाहीदारों को संभाल नहीं पाए,
आप अपने सेनापति को संभाल नहीं पाए और उंगली आप हमारे ऊपर उठा रहे हैं। हमने अपना काम, हमने जो रणनीति बनाई वो शानदार बनाई, हमारी जो व्यूह रचना थी वो शानदार थी, और उसकी वजह से जो हमारी जीत हुई है वो शानदार है। आप 2022 से भी देखेंगे तस्वीर साफ निकल के आएगी, और यही लोग जो जमीन जीत के आए हैं, यही जो जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं, यही जो हमारे साथ आके खड़े हो गए, जो कल तक आपके साथ आप कह रहे थे वो हमारे हैं, आपको लग रहा था वो हमारे साथ खड़े हैं, हमने उनको समर्थन किया है, वो दरअसल हमारे हैं। लोग 2022 का इलेक्शन जिताने का काम करेंगे, वक्त आने दीजिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। जिस तरीके से आज आप दंग हैं, आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आज आप पार्टी कार्यालय में मंथन करने बैठे हैं। 2022 में एक बार फिर मंथन करने की समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की तो बात ही क्या है, कांग्रेस तो दिल्ली से राजनीति करती है, उससे मुझे कुछ नहीं कहना है। अजय कुमार लल्लू जी के बारे में क्या बात करो, अपने इलाके की कीर्ति वो जिता नहीं सकते हैं। आराधना मिश्रा जी जिनके ऊपर पूरा जोर है कांग्रेस के साथियों का, उनका हाल भी ठीक है आलोक जी। मैं सुरेंद्र सिंह जी राजपूत जी से जानना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आपने सबकी बात सुनी, शरद प्रधान जी भी लगभग वही बात कह रहे थे जो आपने कहा। सुरेंद्र जी, एक सवाल और भी है कि किसानों का आंदोलन पिछले लगभग 1 साल से चल रहा है, एक आध महीने ऊपर नीचे हो सकता है। जिस जमीन पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस जाट लैंड में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर राष्ट्रीय लोक दल का केवल 1 सीट जीतना क्या संकेत देता है कि क्या किसानों के आंदोलन के साथ में किसान नहीं है? दूसरी बात, कांग्रेस अपने वजूद पर क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी, जाहिर है समाजवादी पार्टी जमीन पे कहीं ना कहीं दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी के लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती। और क्या इससे यह माना जाए कि किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेन देन नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से वहां चुनाव में जीत हुई है जिला पंचायत अध्यक्षों की, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो राकेश टिकैत का इलाका है, और राकेश टिकैत को कांग्रेस का खुले मन से समर्थन है। प्रियंका, राहुल, ये सब आंदोलन स्थल पे जाके आ चुके हैं, अखिलेश जी भी वहां जाके आ चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो आंदोलन था उसकी भी जमीन खिसक गई है? सुरेंद्र जी, थोड़ा समय दीजिएगा। उपाध्याय साहब, एक बड़ा फिर वही आकर ना कहते हैं कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन के लिए मैं तो आपसे कहता हूं ना, छोड़िए अब आलोक जी क्या कहते हैं क्या नहीं, सत्ता के अहंकार में चूर हैं, मद में चूर है, मदमस्त तरीके से रौंद रहे हैं, अपनी ही जमीन को रौंद रहे हैं, हिंदुस्तान को ही रौंद रहे हैं, और एक ऐसी नील गाय की तरीके से रौंद रहे हैं ना, बैल की तरीके से खेती करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग नील गाय हो गए। खैर, अपनी जगह पर है। आप 3-4 चीजें देखिए। आप कहते हैं ग्राउंड रियलिटी, आप अपने कैमरामैन से और अपने पत्रकारों से एक बार ग्राउंड रियलिटी पूछ लीजिए, और आपको मालूम होगा, आपकी जो भी वो हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। 3-4 चीजों को आप बहुत साफ साफ देखिए। नंबर 1, जो शरद प्रधान जी ने बात कही, वो तो निष्पक्ष आदमी है, उन्होंने तो एक एक शब्द बिल्कुल कायदे से करीने से पिरो दिया कि साहब क्या हुआ, कैसे हुआ, धन बल कैसे हुआ, बाहुबल कैसे हुआ, पैसे का बल कैसे हुआ। जनता में विपक्ष जीता है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। हम कमजोर थे, हम 300 के आसपास जीते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब इसकी क्या बात करें, उसकी क्या बात करें, तो इन लोगों को इतिहास में भी झांकने की आवश्यकता है कि 1984 में पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें थी इनके पास। 1984 से लेकर के 2021 तक आ जाइए, तो आप ये 2014 से आगे की बात करते हैं, 2014 से पीछे की बात ये करनी भूल जाते हैं। क्यों? उसमें इन्हें शर्म आती है बात करने में। आप एक चीज देखें, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या उपाध्याय साहब, इन्होंने अपनी लुंगी खोली और उसकी पगड़ी बना ली है, और आज की डेट में पूरे देश में ये दिखा रहे हैं कि साहब वो जो खुली हुई लुंगी से पगड़ी जो इन्होंने बनाई है कि हमारे सर पे एक सिंहासन आ गया है। सच बात यह है कि अगर लुंगी उतार करके पगड़ी बनाने वाली बात हो भारतीय जनता पार्टी की, तो भाई ये उन्हें मुबारक, हम इनकी बात नहीं करते हैं। हमें अगर लोकतंत्र में ऐसी निर्लज्जता ये लोग रख रहे हैं, तो ये निर्लज्जता इन्हें मुबारक, जनता इन्हें आराम से जवाब देगी। जनता ने डायरेक्ट चुनाव में इनको जवाब दिया। मैं एक एक जगह की बात बताता हूं आपसे। आपने कहा किसान आंदोलन में इनके सारे के सारे बड़े नेता या छोटे नेता कोई गांव में घुस नहीं पाया, चाहे वो संजीव बालियान साहब हो, चाहे वो सुरेश राणा साहब हो, चाहे इनके स्वतंत्र देव सिंह साहब हो, और चाहे अन्य हो।
कोई भी जब गांव में नहीं घुस पाया तो ये जीत कहां से गए? ये जीत गए शहर में बैठ करके डीएम और एसपी के जरिए। और जब डीएम और एसपी के जरिए इनके जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, हमारे लिए तो कम है, इनके लिए बड़े, क्योंकि वो मानेंगे इनकी बात भी नहीं, वो तो डीएम और एसपी की बात मानेंगे जिन्होंने उन्हें जिताया। आप समझिए मेरी बात को, आज डीएम एसपी की ताकत से जीता हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष डीएम और एसपी का होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। अभी इन्होंने 67 जीते 68 जीते जो भी जीते, आप उसका हिसाब लगा लीजिए, 3050 सीटें हैं। अगर इन्होंने 67 जीते हैं, शरद प्रधान जी यहां पर बैठे हुए हैं, कम से कम 2800 से ज्यादा सदस्य चाहिए थे 3050 में से। आप 2800 से ज्यादा तो ये आज भी हिसाब नहीं दे पा रहे, सारे निर्दलीय और अपने जोड़ लें तब 1800 होते हैं। आप समझिए, तो इतना ज्यादा इन्होंने जो सत्ता का खुली जो इन्होंने लाभ लिया है, बाहुबल धनबल का जो प्रयोग किया है, इनको आराम से जनता जवाब देगी। आप अभी बात कर रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कुछ बातें कही। इन्होंने कहा साहब विपक्ष जो है सत्ता के साथ सहयोग करे। पूछ लीजिए ना इनसे कि पिछले 3 साल से, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब से इन्होंने कितनी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कोरोना काल 2 साल हो गए हैं, कितनी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कब इन्होंने विपक्ष से सहयोग मांगा? अगर इन्होंने विपक्ष से सहयोग नहीं मांगा और विपक्ष ने बिना मांगे सहयोग दिया तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई। हम 1000 बस लाकर के मथुरा में खड़ी किए, उसमें से 15-20 बसों के नंबर गलत हो गए तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, हम मुकदमे झेल रहे। आप समझिए बात को, हमने जनता पे सड़क पे उतरकर, वो तो राजनीति थी, वो तो सुरेंद्र जी राजनीति थी, वो राजनीति हो रही थी। वो बसों की बात हम बाद में करेंगे, वो राजनीति हो रही थी। मैं शरद जी के पास चलता हूं। शरद जी, आप इस पूरे सीन में कांग्रेस को कहां देखते हैं? दूसरा मेरा वही सवाल कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो ये जीत है वो क्या कहती है और उसके संकेत क्या हैं? शरद जी, फिर हम आलोक जी के पास आएंगे और फिर मनोज जी के पास। उपाध्याय जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत दयनीय है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जो उन्होंने स्वयं अपने लिए क्रिएट करी है। और दुर्भाग्य यह है कि अभी तक ये नहीं दिखता है कि कोई प्रयास हो कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने, कांग्रेस की लीडरशिप उसको रिवाइव करने की कोशिश करे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बड़े भले आदमी हैं, लेकिन उनका यह आलम है, उनकी लीडरशिप इसलिए बेकार है क्योंकि जब उन्हें जेल बंद कर दिया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, बिल्कुल बेकार के ग्राउंड्स पे, कोई दम नहीं था उसमें, महीनों तक उनकी कोई बेल कराने वाला नहीं था। बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स पड़े हुए हैं, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, कोई बेल नहीं उनकी कराने आया, किसी ने करवाई नहीं। जब अध्यक्ष ऐसा होगा जिसकी बेल नहीं होगी तो वर्कर क्या सोचेगा, ये हमारे को क्या छुड़ाएगा? तो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है उत्तर प्रदेश में, जब से इन्होंने, और कोई एफर्ट नहीं है हाईएस्ट लेवल से कि कांग्रेस को वापस पटरी पे खड़ा किया जाए, जबकि बड़ी लोकतंत्र में बड़ी जरूरत थी उस पार्टी की। जहां तक इसका सवाल है कि लोग ये जो आने वाले चुनाव, आपने दूसरा सवाल ये पूछा ना, जरा फिर से रिपीट कर देंगे दूसरा वाला सवाल आपका? पता जी दूसरा सवाल आपका सवाल था किसान आंदोलन जिस क्षेत्र में है, कांग्रेस के अलावा मेरा दूसरा सवाल ये था कि किसान आंदोलन जिस क्षेत्र में हो रहा है, जाटलैंड, ठीक, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भारी मात्रा में जीत के आए हैं। जहां तक सवाल है, ये जो इस चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको तो मैं बिल्कुल रिजल्ट मानता ही नहीं हूं। लोकतंत्र की भाषा में वो रिजल्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, जो सब जानते हैं कैसे किया गया है, उसमें कोई छुपा नहीं है। किसान, इसको ये सोचना कि किसान जो है उस आंदोलन में किसान नहीं है, कोई और लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये वो बीजेपी इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करे तो समझ में आता है कि भाई उनको ये दिखाने के लिए तसल्ली हो जाती कि साहब कुछ नहीं है तो बेकार है, बकवास है। लेकिन फैक्ट ये है कि किसानों का आंदोलन सीरियस है, वहां वाकई में किसान बैठे हुए, मैं स्वयं जा चुका हूं, वो गाजीपुर बॉर्डर और जगह जो दिल्ली के बॉर्डर जहां बैठे हैं, उसको ये शक्ल देना कि सिर्फ पंजाब के लोग कर रहे हैं, वो भी गलत है। वेस्टर्न यूपी में, मैंने जब आपको बताया, इस चुनाव को यह सोचना कि विधानसभा पे रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि ये चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं है। अगर ये अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट होता तो मैं मानता कि इसका असर, ये एक सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव के लिए,
लेकिन जिस तरीके से चुनाव होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जिसमें किसी प्रकार के मेरिट पे नहीं होते हैं, सिर्फ बाहुबल, धन बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से होते हैं, तो इसलिए उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों की नाराजगी है, उसको नजरअंदाज करना जो है, जो भी सरकार है, मेरा ख्याल उसके लिए ये बड़ी बेवकूफी की बात है। और ये सोच लेना अपने को तसल्ली देने के लिए ठीक है। किसानों की नाराजगी है आलोक जी, किसानों की नाराजगी है, शरद जी कह रहे हैं। जी, मैं आलोक जी से बात करता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। आलोक जी, किसानों की नाराजगी है ऐसा शरद जी का कहना है, और किसान अभी भी आंदोलनरत है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों की कानून वापसी से पहले किसी तरह का वो नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इन पंचायत चुनाव का जश्न जिस तरीके से मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब किन मुद्दों के लेकर के चुनाव मैदान में जाएगी और किसानों का जो मसला है उससे किस तरीके से निपटेगी? क्योंकि ये आज नहीं तो कल ये जिन्न तो बाहर आने वाला है। आलोक जी, देखिए, ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कहती रही थी कि किसान आंदोलन है तो पंजाब के कुछ किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के कुछ किसानों का आंदोलन है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ खाए पिए किसान उसमें शामिल हैं। और नतीजा जो बता रहा है उस पर भी आप जाइए और उस पर भी गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की नजर से देखती है। पश्चिम क्षेत्र में कुल मिला के 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 13 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा चुना गया है। केवल एक जिला रहा बागपत, जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीता है। तो आप समझ सकते हैं किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ा है। और वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इलाकाई लोग हैं, किसके साथ खड़े हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही और ये बताने में कामयाब रही। जो लोग कह रहे थे कि पश्चिम के किसान रूठ गए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाएगी, हमारी दशा क्या है वो आप देख सकते हैं। आंकड़े खुद बता रहे हैं, मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और केवल पश्चिम क्षेत्र की बात मैं क्यों करूँ? अवध क्षेत्र में 13 सीटें हैं, 13 सीटों में अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। काशी क्षेत्र की बात करूँ तो 12 में से 10 सीटें काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। गोरखपुर में 10 में 7 में केवल 3 समाजवादी पार्टी को मिली है। पश्चिम क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ 14 में से 13 और ब्रज में 12 से 11, और कानपुर बुंदेलखंड की बात करूँ तो 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आप कह रहे हैं कि सीटों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 के इलेक्शन में कौन लोग हैं जो जीत कर आए हैं? जिला पंचायत सदस्य आते कौन लोग होते हैं? क्या वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के नहीं होते? आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी है। हम मानते हैं शहरी क्षेत्र की पार्टी है, लेकिन हमने बताया है जिस तरीके से हमने फतेह हासिल की है वह बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारा प्रभाव जम चुका है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-4.5 साल में भी लगातार काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है। हमने अपना संगठन बढ़ाया है, लोगों को अपने साथ जोड़ा है, और जो आज जीत दिखाई पड़ रही है आपको, उसी चुनाव की वजह से ये जीत हासिल हुई है। 2022 आने दीजिए, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4-5-6 महीने का वक्त और है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। यही जो लोग जीते हैं, क्या आपको लगता है जो हमारी विचारधारा से आज प्रभावित हुए हैं, जो हमारे साथ आके खड़े हुए हैं, कल विधानसभा इलेक्शन आएगा तो हमसे गुरेज करेंगे? कल भी वो हमारे साथ खड़े होंगे। 2022 आ जाने दीजिए, अभी मैं कुछ कहूंगा तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। 2022 में फिर मैं आपके साथ बैठूंगा, और उसके बाद जो शानदार जीत हमारी होगी, उसके बाद शायद मैं कुछ कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि इसमें प्रशासन का दुरुपयोग होगा, पुलिस का दुरुपयोग हो सकता है, जैसा आपका आरोप है, तो जो विपक्ष बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था, वो विपक्ष एक साथ क्यों नहीं आया? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो खैर चुनाव मैदान में ही नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था कि ये सत्ता का चुनाव होता है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल इससे किनारा ही कर लिया था। लेकिन क्या आप इस चुनाव को मिलकर नहीं लड़ सकते थे? विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। मनोज जी, नहीं, देखिए, पंचायत का चुनाव था और इसको बिखरा बिखरा कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सारी राजनीतिक दलों के अपने अपने मायने हैं, अपनी अपनी ताकत है, और ताकत के हिसाब से ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। आपके सवाल का विस्तृत जवाब दूं उससे पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा। मुझे मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे अंदर से ये महसूस होता है कि ये बड़ा दुख का समय आने वाला है। जो बीजेपी हमेशा सुस्ता की बात करती थी, पार्टी विजय फ्रंट की बात करती थी, मुझे भी ऐसा महसूस होता था
हो सकता है मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा वोकल हों, बहुत एग्रेसिव हों, संघर्ष के लिए हो, सड़कों पे लड़ जाते हों, लोगों से भिड़ जाते हों, इस वजह से लोग हमें इस तरह कहते हो कि बड़े एग्रेशन वाले ये लोग हैं। वैसे इनके साथ शिवसेना भी है, उसी ट्रेंड में रहती, लेकिन उसके ऊपर कभी ये टिप्पणी उस तरह की नहीं कर पाए। लेकिन मैं दुखी हूं, जब सत्ता परिवर्तन जिस दिन होगा उस दिन बीजेपी का क्या हाथ होगा, वो कौन से चूहों के दिल में घुसेंगे, क्योंकि हम पे तो पहले से आरोप है कि हम तो गुंडे हैं, और गुंडे अगर सत्ता में होंगे तो ये कहां जाएंगे, इनके क्या हाल होंगे। एक मेरिकल हुआ है इस देश में। तो ये मनोज जी, क्या आप खुलेआम मंच से धमकी दे रहे हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे? क्या ये धमकी दे रहे हैं आप? मैंने अगर शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं माफी के साथ आपको कहूंगा। एक मेरिकल बता दूं आपको, मेरिकल समझिए क्या है। क्या आपने कभी ये देखा कि सत्ता पक्ष के, मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, मेरी भी सरकार हो सकती, कांग्रेस की हो सकती, क्या कभी सत्ता पक्ष के किसी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ हो? आपने पिछले 3 दशक में ऐसा पाया? अगर पाया हो तो मुझे बता दे, वरिष्ठ लोग इस पैनल में बैठे हैं। क्या कभी आपने पाया कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति का नामांकन नहीं हो पाया हो? क्या कभी आपने पाया? इस पर जरूर चिंतित होना चाहिए, और खासकर चौथे स्तंभ को सत्ता से हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा समाजवादियों से, पूरी हिंदुस्तान की हर मीडिया सवाल पूछती है, स्वतंत्र होकर पूछती है, और हम निष्पक्ष होकर जवाब देते हैं। हमारे साथ शरद प्रधान जी बैठे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कब उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल इज वेल है? कब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट नहीं है? हमेशा उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लाइट की बात आई तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिजली एक समस्या है, इसके लिए उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा, और हम 2017 से बेहतर बिजली दे पाएंगे। उसके लिए कई सारे बिजली के कारखाने जो बंद पड़े थे और जो नए चालू करने पड़े, वो चालू किए गए। आप अपनी जवाबदेही नहीं व्यक्त करते हो, आप दूसरों को आईना दिखाते हो, दूसरों की कमियां निकालते हो। ये मेरे ख्याल से बेहतर व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं। वैसे मैं एक बात कहता हूं, बीजेपी के सबसे ज्यादा स्कूल है, डिग्री कॉलेज है और कॉलेजेस है, जितने भी इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट तक, सब अपने कागज दुरुस्त कर लें। सत्ता बदलने के बाद हम एक डायनामाइट लगाएंगे और बिल्डिंगें उड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो अवैध होगी। तो अवैध बिल्डिंग तो उड़ाई जाएगी ना। योगी बाबा ने जेसीबी से उड़ाई है, हम डायनामाइट से उड़ाएंगे। या तो कागज सही कर लो, या तो लैंड का अपना जो आपके नेचर है उसको चेंज करा लो। नहीं कराओगे तो छोड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि वो जो लक्ष्मण, उसको राजनीतिक दलों ने हमेशा ध्यान रखा है। बीजेपी ने नग्नता की राजनीति की, उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाओं को शरद जी, मनोज यादव जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर कोई अपनी तरफ से टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से, जिस लिहाज में वो बोल रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी सत्ता आने वाली है और अगर सत्ता आएगी तो बच के रहना। शरद जी, आपकी निष्पक्ष टिप्पणी चाहूंगा इस पे। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है, और स्पेशली अगर करना है आपको कुछ तो आपको बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखती है उसमें अगर। लेकिन मेरा इनसे, आलोक शर्मा जी से एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि भाई ये ठीक है कि एकदम से चमत्कार हो गया और सारे अध्यक्ष हो गए इनकी पार्टी के ओवरनाइट, लेकिन जो सदस्य चुने गए थे तब कहां थी भाजपा? तब कितने चुने गए थे? वो कहां से? उसके बाद तो ये उत्पन्न हो गए, ये तो सबको मालूम है कैसे हो गए। तब क्यों नहीं गा रहे थे कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली? तब तो कोई नहीं बोला बीजेपी वाला। बहानेबाजी ये करते थे साहब, वो पार्टी के लाइंस, अरे सबने पार्टी आइडेंटिफाई करके लड़ाए थे कैंडिडेट्स, सपोर्टेड कैंडिडेट्स कह देते थे। तो वो जाहिर कर देता है कि क्या घपला हुआ है और किस तरीके से पूरा ये रचा गया है। और जब इस तरीके से करता है तो ये रियल नहीं है, ये दिखावा है। और इस दिखावे से आप सोचें कि अगला चुनाव इफेक्ट हो जाएगा, तो भाई आप खुशफहमी में रहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, आलोक जी से ही जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, मनोज यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बिल्डिंगों के, अपने स्कूलों के, कॉलेज के, ट्रस्ट के, भवनों के कागज दुरुस्त कर लें, वरना वे इसे डायनामाइट से उड़ाएंगे। तो ये, इस पर आपका मतलब, मैं तो चाहूंगा कि इस पे आपका क्या कहना है?
भारतीय जनता पार्टी, क्या ये चीजें भारतीय जनता पार्टी उनको सिखा रही है? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आज बसपा के नेता दाऊद की बिल्डिंग ढहाई है, क्या समाजवादी पार्टी उससे प्रेरणा ले रही है? और क्या समाजवादी पार्टी इसी नक्शे कदम पर चलने वाली है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है? और आलोक जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाएगी? आलोक जी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बहुत दिनों से वो सपने देख रहे हैं, उनको देखने का हक है, राजनीति करते हैं। और लोकतंत्र में मैं कहना चाहूंगा कि सभी को इस तरीके के हसीन सपने देखना जरूर चाहिए। अब देखिए, 4-4.5 साल से वो घरों में फिरते हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अपने इसी कमरों में उसको सपने ही आते होंगे। दिन का भी वक्त था, रात का भी वक्त था। कोरोना पीरियड में भी उनके पास कोई काम नहीं था। हमारे पास काम था, लोगों के साथ हम समझ रहे थे, सुन रहे थे, के लिए काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास हमें कोई काम नहीं था, तो अपने सपने देख रहे थे, उनको देखना चाहिए। इस पर मुझे कुछ खास नहीं कहना। वो धमकी दे रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था। मैं आता हूँ मनोज जी आपके पास, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आलोक जी की बात पूरी हो जाए, मनोज जी आपके पास आता हूँ। जी आलोक जी, आप जारी रखिए। बिल्कुल दे सकते हैं। अतीक अहमद की आलोक जी, आप जारी रखिए। जी, कौन नहीं जानता कि अतीक अहमद जी किसकी शासनकाल में संरक्षण पाते हैं, समाजवादी पार्टियों के समय में किस तरह से गुंडागर्दी के करते रहती है। अब क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से राहत अगर पानी है तो भारतीय जनता पार्टी को ही लेके आना होगा, समाजवादी पार्टी को लेके नहीं आना होगा। तो पहले से बदनाम होने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सड़क पे वो जो करेंगे, जो कर सकते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रभावित होंगे, हम तैयार बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप हमको धमका करके काम चला लेंगे, तो हम डरने वाले पार्टी में से नहीं है। आम जनता भी जानती है कि आप जब आते हैं तो किस तरीके से आपका शासन चलता है, किस तरीके से थानों में आपका राज रहता है, किस तरीके से आप सिस्टम को अपने हिसाब से नचाते हैं, किस तरीके से जो गुंडे होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, जो बड़े माफिया होते हैं, वो आपके शासन में संरक्षण पाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई तो मुख्तार अंसारी कहाँ चले गए? पंजाब में भाग लिए, वहां पर उन्होंने शरण पाई। लेकिन हम कैसे लेके आए उनको उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की सरकार तो जानती है। जब आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप गोमती रिवर फ्रंट घोटाला कैसे करते हैं, सुंदर बनाने के नाम पर आप क्या कुछ करते हैं, और आपके शासन में यादवीकरण कैसे होता है। कौन भूल सकता है कि 2015 में जब 86 एसडीएम सेलेक्ट हुए थे तो 56 यादव थे। बाकी किसी का पिछड़ों की जो आप राजनीति करते हैं वो केवल यादवीकरण करते हैं। 2014 में डाटा मेरे पास मौजूद है, 60% यादव पुलिस अधिकारी थे। एक अखबार में रिपोर्ट आई थी। लखनऊ में 40 थाने हैं, 40 पुलिस स्टेशन है, 32 यादव मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है आपका जब शासन आएगा तो आएगा। और मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको फिर से शासन करने के लिए सत्ता सौंपने वाली है, क्योंकि आपका समय देख लिया उन्होंने। एक सुंदर चेहरा लेकर के आपकी पिछले इलेक्शन में आए। ठीक है आलोक जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। मनोज जी आपके सवालों का और आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मनोज यादव। देखिए, उन्होंने हमारा विश्लेषण किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपने पूरी डिबेट में देखा होगा कि उन्होंने अपना कोई काम नहीं बताया, सिर्फ समाजवादी पार्टी को विश्लेषित करते रहते हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद। कम से कम ये पूरी तरीके से हमको विपक्ष की भूमिका के निर्वहन को, जहां हम कोई कोर कसर छोड़ देते होंगे, ये उसको पूरा कर देते हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद। एक सपने की बात की, इस देश में ड्रीम मैन आया, और ड्रीम मैन 2014 में जब अवतार लेता है तो इस जनता को, इस देश को सपने दिखाता है, और वो सपने हर कोई अपनी आंखों में सजोता है। उस ड्रीम मैन को मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल को कहना, क्योंकि ड्रीमर तो वही है ना, उन्होंने ही तो सपने जनता को दिखाए। तो सबसे बड़े जो सपने दिखाने वाले व्यक्ति को मुंगेरी लाल की संज्ञा देना मेरे ख्याल से गलत है। हम तो अपनी सत्ता, जो आने वाले समय की इलेक्शन प्रक्रिया, उसके नहीं मनोज जी उन्होंने सपने दिखाए, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे हुए होंगे, इसीलिए 2019 में वापस आए। जिन्हें आप ड्रीम मैन कह रहे हैं वो सपने 2014 में उन्होंने कुछ हद तक पूरे किए होंगे, तभी 2019 में वापसी हुई है। इसलिए अगर ड्रीम मैन है तो है। मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप सीनियर हैं और आपका बड़ा पत्रकारिता हो रही होगी। 2019 का चुनाव हमारे देश के जाबाज सैनिकों की शहादत के नाम पे जीता गया, किसी के सपने पूरे होने पे नहीं जीता गया। अगर जीता गया होता तो मेरे जैसा व्यक्ति निश्चित तौर पे बधाई देता। क्या पूरा हुआ? नोटबंदी की सफलताएं गिना रहे थे क्या? जीएसटी की सफलताएं गिना रहे थे क्या? क्या दिखा रहे थे? भावनात्मक रूप से और अर्थव्यवस्था के रूप से दो विश्लेषण मैं करता हूं हमेशा बीजेपी की सरकार के।
भावनात्मक रूप से जरूर वो सफल रही, वो धारा 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन जब अर्थ की बात करेंगे, क्योंकि देश भावनाओं से नहीं चलता है, देश अर्थ से चलता है उपाध्याय जी, तो उस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। देश भावनाओं में आया, उन्होंने मोदी को पुनः चुना। उन सारी बातों से इतर मैं एक ही बात कहूंगा और लगातार कहूंगा, बार बार कहूंगा मौजूदा सरकार से, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 4 ऐसे स्टेट हैं कि 5 साल के बाद ये अंगड़ाई ले ही लेते हैं। मुझे जो राजनीति इन प्रदेशों की ध्यान आती है वो स्पष्ट है। बीजेपी समझ ले, वैसे हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे और पुराना समाजवाद आएगा इस बार, जिस समाजवाद को सिरपरचित अंदाज से बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से समझती और पहचानती है, उस समाजवाद तरीके से फिर चुनाव होगा। जो जैसी मनोज जी, समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। हम अक्सर अब मिलते रहेंगे क्योंकि अब चुनावी जमीन पर सारी पार्टियां उतर चुकी हैं। शरद जी आपका भी धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और भारतीय जनता पार्टी के आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये थी आज की बहस। पंचायत चुनाव के बाद अब ये बहस और गर्म होती जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ेगा और राजनीति और तेजी से आगे बढ़ेगी। राजनीति के इस दौर में हम इसी बहस को आगे रखेंगे अगले हफ्ते किन्हीं नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।